तो सबसे पहले जो सेल था वो कौन सा था, वोल्टी सेल। तो वोल्टी सेल के अंदर क्या था, वोल्टा ने बनाया था उसको, और वो कांच का बर्तन था, उसमें कॉपर की छड़ थी। कॉपर की छड़ मतलब इस तांबे की, वो धनाग्रह का कार्य करती है, और एक जिंक की छड़ ये वाली, ये उसमें क्या करती है, ऋणाग्रह कार्य करती है। और वो कांच का बर्तन था, कल रख रखा था मैंने यहाँ कांच का। तो उसमें बस दो ही छड़ें रहती है, सिंपल सेल है वो सबसे, है ना, प्राथमिक सेल, जिंक और कॉपर। तो जिंक हमेशा अपने को बच्चों को बताना है कि जिंक हमेशा ऋणाग्रह का कार्य करेगा, कोई सा भी सेल हो, या तो जिंक की छड़ होगी या बर्तन होगा। जिंक मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ये बच्चों को समझाना है। और पॉजिटिव जो टर्मिनल रहेंगे, चाहे ये कोई सा भी सेल हो, तो या तो कॉपर का रहेगा या कार्बन का रहेगा। वो सी से समझा सकते हैं, जिसमें सी आ रहा है वो पॉजिटिव, सी में कॉपर में भी सी आ रहा है, पहले कार्बन में भी सी आ रहा है। तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, बार बार अलग अलग सेल के लिए अलग अलग नहीं समझाना। तो कॉपर और कार्बन जहाँ भी आया वो धनाग्रह लिख देगा वो किसी भी जगह। और ऋणाग्रह का कार्य क्या करेगा, जिंक का। अब ये जो ये सेल है सर, लेक्लांसी सेल, तो इसके अंदर जो है ये सरंध्र पात्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। इसके अंदर आयन अंदर बाहर जा सकते हैं, पर पूरा यौगिक आणविक अवस्था में अंदर से बाहर से NH4Cl पूरा इसमें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकता। अमोनियम आयन जा सकते हैं, क्लोराइड आयन अंदर बाहर जा सकते हैं, अमोनियम आयन जा सकते हैं। तो इसके अंदर अपन ने पानी लिया, और पानी के अंदर हमने क्या करा, अमोनियम क्लोराइड का पाउडर डाला और उसका विलयन बना लिया। तो वो विद्युत अपघट्टी का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो दो प्रकार के आयनों में टूट जाएगा, NH4+ और Cl-। जो होगा वो ये छड़ रहेगी जिंक की, उसके पास जाएगा Cl-। उसके पास कौन सा चार्ज है Cl के पास, माइनस, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जिंक की छड़ को क्या कर देगा, नेगेटिव। और इसको इस पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, है ना। और इसको ऋणाग्र, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आता चला जाएगा। अब वो जो ऊपर एक और कौन सा आयन है इसमें, NH4+, NH4 अमोनियम आयन इसके अंदर जाएगा, है ना। और इसके अंदर क्या भरा हुआ बता देता हूँ पहले। इसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 का चूरा है, कार्बन का चूरा है, और कार्बन की छड़ है, मतलब ग्रेफाइट की छड़। बच्चे बार बार पूछते हैं ग्रेफाइट अलग है ना कार्बन अलग है, तो कार्बन का ही वो रूप है, और ये छड़ जो है धन सिरे का कार्य करती है। अब अमोनियम आयन अंदर गया, तो अमोनियम आयन किसके पास गया, कार्बन की छड़ के पास। तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन लेगा और स्वयं क्या हो जाएगा, उदासीन, है ना। और इसको चूंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की छड़ ने दिए, तो ये कौन सा धनावेश, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो के बराबर। अब वो अमोनियम आयन किस में बदल गया, उसका आवेश हट चुका है, हाँ NH4 हो गया। तो वो NH4 जो होगा वो किस में बदलेगा, अमोनिया के अंदर और हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो अमोनिया गैस तो इसमें छिद्र होता है जो बाहर निकल जाती है, पर हाइड्रोजन लगातार इसके अंदर चिपक सकती है इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो सबसे बड़ी समस्या अपने इन सेलों को कार्य जो बाधित होता है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है। क्यों होता है कि हाइड्रोजन गैस एक तो कुचालक है, धातु है, कुचालक, और बुलबुलों के रूप में इस छड़ के ऊपर जमा हो जाती है। तो अगर वो हटती नहीं वहां से, तो दूसरा अमोनियम आयन जो आता है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते, तो वो वेट करता हो, तो सेल क्या हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता कुछ देर के लिए, उससे रेगुलर करंट नहीं सप्लाई नहीं हो सकती है। इसका विद्युत वाहक बल जो है वो तो वोल्टेज मतलब प्लेट वोल्टता कम हो जाती है लगातार, है ना। तो उसके लिए क्या करा गया, इसमें MnO2 डाला गया, मैग्नीज ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस को किसमें बदल देता है, जल में, है ना। तो इस तरह से वो पानी में बदल देता है, हाइड्रोजन गैस को वो लगातार क्या कर देता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जमने नहीं देता, हटाता रहता है। तो ये विधि कहलाती है रासायनिक विधि, इसको कहते हैं रासायनिक विधि से ध्रुवण के दोष को दूर करना। तो इसमें कौन दूर कर रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस हाइड्रोजन को हटाना। तो इन सेलों में सभी में हाइड्रोजन ही एक समस्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पर धन इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होना ये सबसे बड़ी समस्या है, उसको हम कहते हैं ध्रुवण का दोष, है ना। तो ऋण इलेक्ट्रोड पे कोई समस्या नहीं, धन इलेक्ट्रोड पे समस्या, और हाइड्रोजन वाली। तो हाइड्रोजन में जो है वैसे ही बदनाम है, वो आवर्त सारणी में भी उसको आवर्त तत्व में कहा गया, हाँ, है ना। तो ये हाइड्रोजन की समस्या है। तो अब हाइड्रोजन गैस को अपन वोल्टी सेल के अंदर, चूंकि वहाँ भी कॉपर का इलेक्ट्रोड था और एक जिंक का था, तो वहाँ अपन बार बार क्या कर रहे थे, उसको इलेक्ट्रोड को निकाल कर थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े से क्या करना पड़ता, रगड़ के साफ करना पड़ता। तो वो विधि कौन सी विधि कहलाएगी, वो यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि से ध्रुवण के दोष को दूर करना, मतलब आपको बार बार उस पर ध्यान देना पड़ेगा और छड़ को निकालना। इसमें कौन सी विधि रख दी उसने, रासायनिक विधि, है ना। अब वो उस सेल का जो मॉडिफाइड है, उससे जो अपग्रेड मॉडल है वो ये कौन सा, वोल्टी का। और इसका अपग्रेड कौन है, शुष्क सेल। तो शुष्क सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है, विद्युत अपघट्य वही रहता है जो इसके अंदर है, और वो कौन है, अमोनियम क्लोराइड।
तो शुष्क सेल के अंदर वो पेस्ट के रूप में रहता है, इसमें विलियन के रूप में। उसमें भी इलेक्ट्रोड जो धन इलेक्ट्रोड कार्बन का, इसमें भी धन इलेक्ट्रोड कार्बन का। इसमें छड़ बाहर कौन सी है? जिंक की है, उसमें जिंक का बर्तन है बाहर। इसमें सरंध्र पात्र है, उसमें कपड़े की थैली है। उसमें भी मैग्नीज ऑक्साइड भरा है, इसमें मैग्नीज ऑक्साइड भरा है। उसमें भी कार्बन का चूरा अंदर है, उसमें भी कार्बन। मतलब दोनों सेल क्या है, सेम है। तो और बच्चे पूछेंगे कि सर इसमें पानी जैसा भरा हुआ है ना, उसमें गाढ़ा है, तो क्या उसके विद्युत वाहक बल पे कोई असर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। मतलब विलयन की सांद्रता से विद्युत वाहक बल नहीं बदलता, चाहे वो गाढ़ा हो या पतला हो। तो फिर क्या बदलता है? तो उससे उसका आंतरिक प्रतिरोध बदल जाता है। अगर पेस्ट के रूप में है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आयनों की मोबिलिटी क्या रहेगी? गतिशीलता कम हो जाएगी। जितना विलयन तनु रहेगा उसकी गतिशीलता क्या रहेगी? ज़्यादा। तो वो उसमें जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, वो उसका क्या रहेगा? इसका कम रहेगा, उसका ज़्यादा रहेगा शुष्क सेल। बाकी इसका 1.5 वोल्ट है EMF, उसका भी 1.5 वोल्ट। तो बच्चों को ही बताना। फिर कभी सेल का विलियन गर्म कर दे तो क्या फर्क पड़े? बच्चा पूछ सकता है कि अगर इसको गर्म कर दे तो क्या फर्क पड़े? तो गर्म करने से विस्कोसिटी क्या होती है, शांतता क्या होती है? कम हो जाती है। आयनों की मोबिलिटी और बढ़ जाएगी, गतिशीलता, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें बच्चा जो पूछे उसका जवाब दे, वो कुछ भी पूछो, है ना। अब इसका नंबर है, तो इसमें क्या ये बहुत बड़ा मतलब है कि इस डेनियल सेल के बारे में भी लोग डरते हैं कि इसमें दो तरह के विद्युत अपघट्य भरे हुए हैं। तो इसमें विद्युत अपघट्य जो है ना, वोल्टी सेल के अंदर अपन ने किसको लिया था? H2SO4, सांद्र H2SO4 था ना, तो इसके अंदर सांद्र H2SO4 ही भरा जाएगा इसके अंदर। तो वही विद्युत अपघट्य। कॉपर सल्फेट को अपन विद्युत अपघट्य की श्रेणी में नहीं मानेंगे। हाँ, वो है ना, इसमें ध्रुवण के दोष को क्या कर रहा है? दूर कर रहा है ना। तो वो विद्रोह की तरह है। तो इस बर्तन के अंदर क्या करेंगे अपन? कौन सा एसिड भरेंगे? H2SO4। उसका विद्युत वो अपघटन होगा। अगर पानी के अंदर आयन टूटेगा तो कौन से आयन बनेंगे? SO4 और H+। SO4 आयन इसके पास जाएंगे, जिंक की छड़ अंदर ही रहेगी, तो ZnSO4 बन जाएगा। और वो SO4 के जो आवेश है, उस पर 2 चार्ज है ना, माइनस, वो इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगी? ऋणावेश, है ना। इसमें कौन दे रहा था? इसमें क्लोराइड आयन था। इसमें कौन है? SO4 आयन, है ना, जो इसको ऋणावेशित कर रहा है। उस दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते, दोनों एक साथ रख के। अब इसमें जो एक और कौन सा बताया आपने? H2SO4, SO4 तो अंदर ही रह गया, H+ आयन बाहर आया। तो H+ आयन बाहर आएगा, अगर वो सीधा इसके अंदर चला जाए कॉपर के बर्तन के पास, तो वही समस्या हो जाएगी जो हाइड्रोजन ने यहाँ पैदा की थी, है ना। तो वो कॉपर के बर्तन के पास अगर हाइड्रोजन इकट्ठी हो गई अंदर, तो ये सेल भी थोड़े टाइम में काम करना क्या कर देगा? बस फिर इसको खाली करना पड़ेगा, अंदर कपड़े से पहुँचना पड़ेगा। तो इसको दूर करने के लिए इसमें क्या भरा गया है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट 2 प्रकार के आयनों में टूट जाएगा, Cu+ और SO4। तो जैसे इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन निकला H+, तो आगे रिसीव करने के लिए खड़ा है एकदम SO4, तो वो H2SO4 बना देगा। अब H2SO4 बन गया। अब एक और आयन जो इसमें आ रहा है वो कौन सा है? कॉपर। तो कॉपर आयन कॉपर के बर्तन के पास जाएगा तो कोई समस्या पैदा नहीं करेगा, है ना। वो इस पर जुड़ता जाएगा अंदर की तरफ, और इसके अंदर और पॉलिश जैसा हो जाएगा और चमकीला हो जाएगा। और चूंकि कॉपर धातु है तो वो ध्रुवण का दोष पैदा नहीं करेगा। तो इसलिए इस सेल को क्या बोलते हैं? प्रमाणिक सेल बोला जाता है। स्टैंडर्ड सेल यही है। किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को कंपेयर करना है तो इस सेल से ही किया जाएगा, है ना। ये मतलब इसको जो इसमें जो वो विधि अपनाई गई है ध्रुवण के दोष को दूर करने की, इसमें अलग एक रासायनिक पदार्थ यूज किया गया है, कॉपर सल्फेट। इसलिए इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक विधि से ध्रुवण के दोष को दूर करना। तो अब 3 प्रकार की विधियां हो गई ध्रुवण के दोष को दूर करने की। यांत्रिक विधि जो कि वोल्टी सेल में इस्तेमाल होती है, रासायनिक विधि, हाँ, और एक विद्युत रासायनिक। तो अपने बच्चों को ना सारा ध्रुवण, स्थानीय क्रियाएं, सेल के बारे में सब समझा। और इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा? 1.08, मतलब उसको एक ही बोलो, 1 वोल्ट। और इसका डेढ़ा इधर 1.5 वोल्ट। 1.08 को आप एक ही कह सकते हो, है ना। तो